दोस्तों, कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतज़ार कर रही हो। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपको सफलता ना मिल जाए तब तक आप अपना संघर्ष जारी रखिए। फ्रेंड्स, मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स एकेडमी क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर बहुपद, इस चैप्टर को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने इस सेशन को शुरुआत करते हैं जिसमें हमें पढ़ना है बहुपद। ठीक है फ्रेंड्स, बहुपद को जानने से पहले हम कुछ चीज़ों की चर्चा करेंगे जो कि बहुपद को समझने में आपकी मदद करेगा। बीजीय व्यंजक, आप बीजीय व्यंजक को अगर जान जाओगे तो बहुपद क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं मीन्स अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हम इसको थोड़ा सा आप लोगों से साझा करते हैं कि ये क्या चीज़ होते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि चर और अचर, इन चीज़ों को हम लोग जानते हैं। चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, चर और अचर के कॉम्बिनेशन को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। चर और अचर से जो चीज़ बनता है उसको बीजीय व्यंजक कहा जाता है। अच्छा, चर और अचर आपस में जुड़ेंगे कैसे? तो फ्रेंड्स, जुड़ने का मतलब है इनको कंबाइंड कर दिया जाए, चर और अचर को, तो जो चीज़ बनता है उसी को कहा जाता है बीजीय व्यंजक। तो कैसे ये आपस में जुड़ेंगे? तो फ्रेंड्स, या तो इनको ऐड करने पर ये जुड़ जाएंगे, इनको घटाएंगे तब भी आपस में अटैच हो जाएंगे, इनको गुणा करेंगे तब भी आपस में अटैच हो जाएंगे, और भाग देंगे तब भी अटैच हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल है। चर उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहे। चर उन चीज़ों को कहते हैं जिनका मान बदलता रहे। बदलता रहे मतलब वेरिएबल, कोई ऐसी चीज़ जो वेरिएबल हो तो उसी को चर कहा जाता है। ठीक है, चर मीन्स वेरिएबल। अब बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका मान बदलता रहता है? तो फ्रेंड्स, जितने भी अक्षर होते हैं जैसे एक्स, ए, जेड, मतलब जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनको चर कहा जाता है। और इसलिए चर कहा जाता है क्योंकि इनका मान बदलता रहता है। अच्छा, बदलता कैसे रहता है? कभी आप x का मान 1 निकालते हो, कभी x का मान 5 निकालते हो। इसका मतलब ये है कि चर की जो वैल्यू होती है वो बदलती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अचर क्या होते हैं? जिनका मान फिक्स होता है, उनका मान कभी नहीं बदलता है, उसी को अचर कहा जाता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसे गणित में कौन सी ऐसी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं जिनका मान नहीं बदलता है? तो फ्रेंड्स, जितने भी अंक होते हैं, अंक मतलब डिजिट, जितने भी संख्याएं होती हैं या संख्या भी कह सकते हो, जैसे 1, 2, 3, 100, 200, ये सारी संख्याएं ये फिक्स होती हैं। इनके मान को आप 1 को 100 नहीं कर सकते हो, 100 को 20 नहीं कर सकते हो, 3 को 5 नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्याएं हैं वही संख्याएं रहेंगी, चाहे 3 रुपया हो चाहे 3 पैसा हो, वो 3 ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आपने जान लिया कि चर है, ये जान लिया कि अचर है, तो इनको जोड़ेंगे कैसे? अच्छा, अब जोड़ने पर हमारा क्या बनता है? चर और अचर जब मिलते हैं तो क्या बनता है हमारा?
बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक बनता है। तो बीजी व्यंजक अब यहाँ से हम समझ लेते हैं, जैसे यहाँ से x ले लिए और यहाँ से 1 ले लिए, x और 1 मिलकर ये बन गया बीजी व्यंजक। ये क्या है? बीजी व्यंजक है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे x ले लो, अब यहाँ पे हमने जोड़ लिया था, हम घटाना ले लें, ये भी बीजी व्यंजक हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, x है, इसमें हम गुणा कर दे रहे हैं 3 से, तो हो जाएगा 3x, ये भी बीजी व्यंजक हो गया। चलिए, हम x ले रहे हैं, इसमें हम भाग दे रहे हैं 5 से, तो ये भी बीजी व्यंजक हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? आशा करते हैं कि आपको बीजी व्यंजक क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। चर और अचर के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसी को बीजी व्यंजक कहा जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। अच्छा, चर और अचर आपस में कैसे जुड़ते हैं? तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबसे ये जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? एक चीज़ और इसमें जान लीजिए, मान लीजिए ये कि आपका बीजी व्यंजक है, इसमें जितने पद होंगे उनको इस व्यंजक का पद कहा जाएगा। जैसे इसमें 2 चीज़ जुड़ा है, ये हो गया एक पद और ये दूसरा पद, इसमें कितने पद हैं? 2 पद। क्लियर है? इसमें भी कितने पद हैं? 2 पद। अब जरूरी नहीं एक प्लस ही रहे तभी आप पद को गिनोगे। पद को गिनते समय ये ध्यान रखना है कि अगर प्लस माइनस से जुड़े हैं तो उनको पद माना जाएगा। ठीक है? तो 1 पद 2 पद, इसमें भी 2 पद हैं। इसमें कितने पद हैं? इसमें 1 ही पद है। इसमें कितना पद है? 1 पद है। क्यों 1 पद है? क्योंकि हम पद की गिनती तभी करेंगे जब वो प्लस माइनस से जुड़ा रहेगा। गुणा भाग में पदों को काउंट नहीं किया जा सकता है। अगर यह तो ऐसे हो आपका 3x + 5, तब इसमें 2 पद हो जाएंगे, 1 पद ये 1 पद ये। लेकिन कहिए कि 1 पद ये 1 पद ये, तो ये संभव नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स? और ये कितना पद है? इसमें 1 ही पद है, क्योंकि भाग अगर है 2 संख्याओं का तो उसको 1 ही पद माना जाएगा, वो 2 पद नहीं माना जाएगा। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड्स? आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पर, जिसका नाम है बहुपद। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है बहुपद। अब हमें यही समझना है बहुपद क्या होते हैं, यही समझना है। तो फ्रेंड्स, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है देख लीजिएगा। लिखा है बहु और ये लिखा है पद, 2 चीज़ों से बना है, बहु और पद। बहु का मतलब बहुत से, बहु का मतलब बहुत से, और पद का मतलब पद ही होता है। ऐसा चीज जिसमें बहुत से पद हों उसको बहुपद कहा जाएगा। लेकिन कौन सा चीज जिसमें बहुत से पद होंगे? तो वही जो हमने बताया, बीजी व्यंजक। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें बहुत से पद हों उनको बहुपद कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? अब बहुत से का क्या मतलब है? आपने वचन पढ़ा होगा, अंग्रेजी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो एक है, एक वचन होगा, एक से ज़्यादा है तो बहुवचन होगा। तो यहाँ जो बहुत है ये मतलब एक से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से अधिक हो जाएगा तो बहुत हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हों उसी को कहा जाएगा बहुपद। क्लियर है? ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें बहुत से का मतलब 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, क्योंकि बहुवचन है ये। बहु मतलब बहुवचन, बहुवचन कितना होता है? 2 या 2 से अधिक। तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हों उसी को कहा जाता है बहुपद। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या चीज़ होते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। ऐसा बीजी व्यंजक लिख लीजिए जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो। तो ये देख लीजिए x + 1, इसमें कितना पद है? 1 2, और बीजी व्यंजक भी है इसलिए ये बहुपद भी है। क्लियर है? चलिए हम लेते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये भी व्यंजक है क्योंकि चर और अचर आपस में जुड़े हैं, प्लस माइनस से, गुणा भाग से, जैसे भी जुड़े हैं। तो देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, यहाँ तो तीन पद हो गए, हमें ज़रूरत है दो पद या उससे ज़्यादा की, तो तीन पद है, इसलिए ये भी बहुपद हो गया। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें परिभाषा से संबंधित समझ में आ रही होंगी। तो अब ये कितने पद हैं? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात ये करते हैं कि पदों के आधार पर बहुपद के कितने टाइप होते हैं, बहुपद कितने प्रकार का होता है अगर पदों की गिनती के आधार पर देखें तो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक पद है, एक पद है, ऐसा व्यंजक लें कि जिसमें एक पद हो तो उसको एक पदी बहुपद कहा जाता है, एक पदी बहुपद कहा जाता है। ऐसा व्यंजक हमें बहुपद के प्रकार देखना है, तो ऐसा व्यंजक पहला प्रकार देखिएगा, ऐसा व्यंजक जिसमें एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, उसको एक पदी बहुपद कहा जाता है। ठीक है, और अंग्रेजी में मोनोमियल कहा जाता है, मोनोमियल। ठीक है, अब देखिए, अच्छा एक पद वाला एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे x, 3x, 5x, x/2, ये सब एक पद वाले हैं, तो एक पदी बहुपद कहा जाएगा। लेकिन एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहते हैं, हमने अभी परिभाषा देखा कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें दो मीन्स दो या दो से अधिक पद हो, तो इसमें तो देख रहे हैं कि एक ही पद है, तो इसको बहुपद कैसे कहा गया? तो बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, ये बहुपद नहीं है, इनको मोनोमियल कहा जाता है, ये केवल व्यंजक हैं। ये तो हम प्रकार पढ़ रहे हैं इसलिए एक पदी बहुपद लिख दे रहे हैं। तो एक पदी जितने भी बहुपद होते हैं, मतलब मोनोमियल जो होते हैं वो बहुपद नहीं होते, मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, आपको कंफर्म रहना चाहिए। क्लियर है? चलिए, दूसरा है कि अगर दो पद हों तो द्विपदी बहुपद कहा जाता है। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसको द्विपदी बहुपद कहा जाता है, इसको बाइनोमियल कहा जाता है, बाइनोमियल्स। क्लियर है? इसमें देखिए x-1, x+1, x² + 2, x+y, ये सब द्विपदी बहुपद हैं। क्लियर है? इसमें दो पद है, इसमें भी दो पद, इसमें भी देख रहे हैं आप। क्लियर है? अच्छा फ्रेंड्स, अब ऐसा बहुपद देखते हैं जिसमें तीन पद हो, तो इसको ट्राइनोमियल कहा जाएंगे, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो तो इसको ट्राइनोमियल कहा जाता है। क्लियर है? देखिए x² + 2x + 5, ये कितना पद ही है? तीन पद, 1 2 3, इसलिए ट्राइनोमियल हो गया। क्लियर है? इसी तरह फ्रेंड्स ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होंगे उसको ट्राइनोमियल कहा जाएगा। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको इसी प्रकार चार पद होंगे तो चतुर्पदी बहुपद कहा जाएगा, चार पद होंगे चतुर्पदी बहुपद कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कोई बहुपद लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए, कोई बहुपद लिखा है x+1 और कोई लिखा है x² + 2x + 3, कोई लिखा है कि 3x³ + 5x² - 2x + 7। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा x, इसमें जो चर है, चर का मतलब वेरिएबल जो है, जो अक्षर है उसकी घात 1 है। इसमें घात कितनी है? किसकी? चर की घात। चर की घात कितनी है? 1। इसमें कितनी घात है? 2। ये देख रहे हैं ना, ये 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, इसमें 2 घात है, इसमें कितनी घात है? 3 घात है, ऐसे मिलेगा 4 घात। तो फ्रेंड्स हम बताना क्या चाह रहे हैं, दिए गए बहुपद में
चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसको बहुपद की घात कहा जाता है, बहुपद की घात कहा जाता है। जैसे इसमें बहुपद की घात कितनी है? 1। बहुपद की घात का मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद की घात। तो इसमें बहुपद की घात कितनी है? कितने घात का बहुपद है? 1 घात का। इसमें बहुपद की घात कितनी है? तो यहाँ देखें 1 है घात है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ी घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है। तो इस बहुपद की घात है 2। क्लियर है? और इस बहुपद की घात है 3, जो सबसे बड़ी घात रहेगी उसे कहा जाएगा बहुपद की घात। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे 3 है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम बहुपद की घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं इसको देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? देखिए, अगर कोई बहुपद है जिसमें उसकी घात 1 है तो उसको कहा जाएंगे, उसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। इसका मतलब घात 1 रहेगी। किसकी घात? बहुपद की घात अगर 1 है तो उसको रैखिक बहुपद कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? और दूसरी चीज ये है कि अगर उसकी घात 2 है तो उसको कहा जाता है द्विघात बहुपद। इसको लीनियर, अंग्रेजी में कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जैसे यहाँ पे देखिए x+1, x-1, ये सब लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी घात 1 है। अच्छा, द्विपद बहुपद क्या हो जाता है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद को घात इसमें 2 होगा, इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स? जैसे 3 घात का है तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है? तो फ्रेंड, इस तरह से हमें घात के आधार पर कौन कौन से बहुपद हो गए? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। उसी तरह से अगर 4 घात है पॉलिनोमियल का, बहुपद का, तो उसको चतुर्थघाती बहुपद कहा जाता है। चतुर्थघाती बहुपद कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? इस तरह से घात के आधार पर पॉलिनोमियल कितने होते हैं हमने देख लिया। ठीक है? अब थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, मतलब बहुपद को कैसे लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो जो व्यापक रूप होता है किसका? बहुपद का। व्यापक रूप का मतलब कि उसमें जो चर होते हैं उसकी घात को घटते क्रम में लिख दीजिए या तो बढ़ते क्रम में। ठीक है फ्रेंड्स? अगर मतलब चर की घातों को घटते क्रम या बढ़ते क्रम में हम लिखेंगे तो वही जो रूप होगा बहुपद का उसी को व्यापक रूप कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ऐसे an x पावर n। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये जो a0, a1, a2, an है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। ये क्या हैं? ये संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। और जो x है ये चर हैं, वेरिएबल्स हैं, और उनकी घात आप देख रहे हैं कि बढ़ते क्रम में लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स? अगर आप चाहें तो इधर से लिखिए, इधर लिख दीजिए, तब भी इसको माना जाएगा व्यापक रूप। ठीक है? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं an x पावर n प्लस an-1 x पावर n-1। ऐसे लिखते लिखते यहाँ पे लिखेंगे a1x और फिर उसके बाद हो जाएगा a0। a0 का मतलब है ये 0, ये है a0, a1, a2, ये सब वास्तविक संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स?
इसको एग्जाम्पल से थोड़ा हम समझ लेते हैं। जैसे लिखा है कि 1 + 2x + 3x² + 4x क्यूब। ये देखिए, इसको बढ़ती घात के रूप में लिख दिया। चर की जो घात है उसके बढ़ते हुए क्रम में लिखा है हमने। यहाँ पे घात 1, यहाँ पे घात 0 है, यहाँ पे घात 1 है x की, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 3 है। और इसको ऐसे उल्टा लिख दो तो 4x³ + 3x² + 2x + 1, तो इस रूप में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए, फर्क नहीं पड़ता है, उसको व्यापक रूप कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स। और बहुपद को फ्रेंड्स नोट किया जाता है f(x) से। f(x) का मतलब ये होता है फंक्शन ऑफ x। x क्या है, जो इसमें अक्षर रहेगा वही यहाँ पे रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा वही लिखा जाएगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, अगर हमें इस बहुपद का मान निकालना है तो इसको समझिए आप। बहुपद का मान, बहुपद का मान का मतलब है कि x, जैसे x बराबर 3 रखिए, x बराबर 3 मतलब x बराबर कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो जो f3 आएगा इस बहुपद का मान कहलाएगा। मतलब x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 रखिए और सॉल्व करिए, तो जो आएगा उसी को बहुपद का मान कहा जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए, जो बहुपद होते हैं, बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य या इनको हल, बहुपद के हल या इसको मूल, तीन नाम से जाना जाता है। बहुपद के शून्य कहें, चाहे बहुपद के हल कहें, चाहे बहुपद के मूल कहें, ये चीज़ समझना है। अगर कहें कि बहुपद का शून्य क्या है, तो वही चीज़ है जो बहुपद का हल है, जो बहुपद का मूल है, मतलब तीनों एक ही चीज़ है। तो क्या चीज़ होता है, ठीक है, इसी को हमें समझना है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लेते हैं कि x², चलिए x - 2 = 4। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये जो आपका समीकरण दिख रहा है, x की क्या वैल्यू रख दें कि उसमें से 2 घटाएं तो 4 आ जाए। तो बताइएगा आप। तो x की वैल्यू आप सोच रहे होंगे क्या होगा, तो 6 होगा। x बराबर क्या होगा, 6। क्लियर है ना। तो जो 6 है इसी को बहुपद का शून्य कहा जाता है। मतलब उसमें जो चर है उसको हल करने पर उसका जो मान आएगा उसी को बहुपद के शून्य कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। बहुपद के शून्य, बहुपद के हल, बहुपद के मूल एक ही चीज़ है। और किसे कहते हैं, उसमें जो अक्षर होता है उसका जो मान आता है उसी को बहुपद के शून्य कहा जाता है। मीन्स जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। या इसको सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, रूट ऑफ पॉलिनोमियल, कुछ भी कह सकते हैं। मूल का मतलब रूट ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये तीनों चीज एक ही है। क्लियर है। बहुपद के शून्यों का मतलब हल, ये जो है शून्यों का ज्यामितीय व्याख्या, ज्यामितीय व्याख्या का क्या मतलब है। इसका मतलब ग्राफ पर वो शून्य कहाँ आएंगे, कितने शून्य आएंगे, उसकी बात हम करें। पहले हम लेते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें x की घात 1 हो। ठीक है। तो इसके जो शून्य हैं वो ग्राफ, जैसे ये ग्राफ है, ये x एक्सिस है, ये x डैश, यहाँ पे y है, ये y डैश है। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए जो रैखिक बहुपद होगा उसका जो ग्राफ बनेगा
वो एक सीधी लाइन होती है, सीधी रेखा होती है। वो सीधी रेखा ऐसे भी हो सकती है, वो सीधी रेखा ऐसे भी हो सकती है, वो सीधी रेखा ऐसे भी हो सकती है। तो जो रैखिक बहुपद होता है उसका ग्राफ एक सीधी रेखा होती है, और वो सीधी रेखा एक्स अक्ष को जितने एक्स अक्ष को जहाँ पे काटेगी, यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पर यहाँ काट रही है ये रेखा, तो ये जो x का जो मान हो जाएगा यहाँ पर, उसी को रैखिक बहुपद का शून्य कहेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो रेखा सीधी रेखा x अक्ष को केवल और केवल एक बिंदु पर काट सकती है, उससे ज़्यादा बिंदु पर कभी नहीं काट सकती है, क्योंकि रैखिक बहुपद में x की घात 1 होता है, और x की घात 1 होने का मतलब x का केवल एक मान आएगा। इसका मतलब x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट सकता है। वो सीधी रेखा x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट सकता है, और जरूरी नहीं है कि वो x अक्ष को काटे ही, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए ये रेखा हमने, ये रैखिक बहुपद का एक ग्राफ है, इसको देख रहे हैं x अक्ष को कहीं पे काट रहा है? नहीं काट रहा है। x अक्ष तो यही है, ये रेखा नहीं काट रही है। तो इसका मतलब है कि जो रैखिक बहुपद होता है उसके शून्य, जो शून्य होंगे 1 होगा और 0 हो सकता है। मतलब शून्यों की संख्या, जो शून्यों की संख्या किसकी, रैखिक बहुपद के शून्यों की संख्या या तो 1 होगी, मतलब अधिकतम 1 होगी, नहीं तो 1 भी नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब वो उसका ग्राफ जो है x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटेगा, नहीं तो किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगा। अगर किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगा तो उसके शून्यों की संख्या 0 होगी। अगर कहीं पे काटता है तो उसके 1 शून्य आएंगे, और जहाँ पे काटेगा वही उसका शून्य कहलाएगा, वही उसका हल कहलाएगा। मान लीजिए जैसे 1 2 3 4, ये 4 पे काट रहा है, तो x = 4, यही बहुपद का, जिस बहुपद का ग्राफ है उसका ये शून्य कहलाएगा, 4। क्लियर है। अब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद की। तो फ्रेंड्स द्विघात बहुपद जो होता है उसका ग्राफ जब आप खींचोगे तो जैसे ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। क्लियर है। तो इसका ग्राफ फ्रेंड्स परवलय होता है। क्या होता है? परवलय मीन्स पैराबोला, परवलय। अच्छा, परवलय कैसे होता है? तो परवलय ऐसे भी हो सकता है, परवलय ऐसे भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, परवलय ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है। तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है परवलय होता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ होता है वो एक रेखा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसकी हम चर्चा करते हैं। तो द्विघात जो बहुपद होता है वो x अक्ष, उसकी अगर मतलब ग्राफ खींचेंगे तो x अक्ष को 2 बिंदु पर काटेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है 2 बिंदु पर काटे। मतलब ये है कि ये ऐसे भी ग्राफ हो सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ये ग्राफ ऊपर भी हो सकता है, और ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। द्विघात बहुपद का जब ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि अधिकतम कितने बिंदु पर x अक्ष को काट सकता है? 1 2। द्विघात बहुपद के ग्राफ को खींचेंगे तो x अक्ष को अधिकतम कितने बिंदु पर काटेगा? 2 पर, नहीं तो 3 पर अगर कहीं काट रहा हो तो दिखाइए आप, नहीं काटेगा। ठीक है, तो अधिकतम 2 बिंदु पर x अक्ष को काटता है, इसलिए इसके शून्यों की संख्या कितनी होती है? 2। इसके शून्यों की अधिकतम संख्या 2 होती है। मतलब शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या का मतलब द्विघात बहुपद को हल करेंगे तो जो x का मान आएगा, कितना मान आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इसकी बात हो रही है। तो शून्यों की संख्या 2 हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 2 हो, लेकिन अधिकतम 2 हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। क्लियर है। मतलब इसके
दो हल हो सकते हैं, या तो एक ही हल होगा या तो कोई हल नहीं होगा। क्लियर है? तो अच्छा दो कब होंगे? ये देखिए जब एक्स अक्ष को इस तरह से ग्राफ बनेगा तो ये दो शून्य मिल जाएंगे। अगर इस तरह से ग्राफ बना तो एक शून्य मिलेंगे, क्योंकि एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर ही काट रहा है। अगर ग्राफ इस तरह से बने या इस तरह से बने तो एक भी शून्य नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक्स अक्ष को एक कहीं पर नहीं काट रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम चर्चा करेंगे कि किस कंडीशन में ये जो द्विघात बहुपद का जो ये परवलय बना है वो ऊपर की तरफ रहेगा और किस कंडीशन में इसका ग्राफ नीचे की तरफ रहेगा। फ्रेंड्स, अब हम कुछ ग्राफ पर चर्चा करेंगे जो कि द्विघात बहुपद से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। फ्रेंड्स, जो द्विघात बहुपद होता है उसको ऐसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है फ्रेंड्स, ये व्यापक रूप है द्विघात बहुपद का। ठीक है, इसमें b² माइनस 4ac ये मान है। यहाँ पे देखिए b है, b² करिए फिर माइनस 4ac जब निकालेंगे तो इसको कहा जाता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको d से डिनोट किया जाता है, हिंदी में विविक्तकर कहा जाता है, विविक्तकर। ठीक है, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी इसको समझने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अब इसको एक एक करके समझा जाए। कहने का मतलब ये दोनों कंडीशन 0 से बड़ा, मतलब b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होगा तो दो शून्य मिलेंगे। क्लियर है? अगर b² माइनस 4ac अगर 0 होगा तब केवल एक शून्य मिलेगा उस दिए गए बहुपद का। ठीक है, अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटा है तो कोई भी शून्य नहीं मिलेगा दिए गए द्विघात बहुपद का। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तीन कंडीशन याद करना है कि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तब कितने शून्य मिलेंगे? दो। देख रहे हैं ये 0 से बड़ा है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो शून्यों की संख्या देख रहे हैं एक और दो। क्लियर है? दूसरा कंडीशन याद कर लीजिएगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो कितने शून्य मिलेंगे? केवल और केवल एक। क्लियर है? आप देख रहे हैं एक शून्य यहाँ पर, एक शून्य यहाँ पे। और तीसरा कंडीशन ये याद कर लीजिएगा कि b² माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है तब उस दिए गए द्विघात बहुपद का कोई भी शून्य हमको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब उसका ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं टच करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं। और इन ग्राफ का एक बार हम नीचे की तरफ मुड़ किए हैं, एक बार ऊपर की तरफ। ये डिपेंड करता है कि x का मान 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। 0 से बड़ा रहेगा तो ऊपर की तरफ वो खुलेगा, 0 से छोटा रहेगा a का मान तो नीचे की तरफ खुलेगा। आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बहुपद के मूलों एवं गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे मूल क्या होते हैं? मतलब शून्य, जो उसके हल होते हैं, बहुपद के जो हल होते हैं वो है। और गुणांक क्या है? गुणांक x² के गुणांक, x के गुणांक जो होते हैं, जो संख्या होती है वही गुणांक है, जो a1 a0 a3 ये सब गुणांक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये लिखा है आपका 3x² प्लस 5x प्लस 7, तो ये गुणांक है, x² के गुणांक, x का गुणांक। तो फ्रेंड्स ये गुणांक है। ठीक है, तो ये जो गुणांक है और जो इसके हल हैं उनमें क्या संबंध होता है उसकी बात करेंगे बारी बारी से, कि द्विघात बहुपद के लिए क्या संबंध होता है, त्रिघात बहुपद के लिए क्या संबंध होता है। चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई द्विघात बहुपद है तो उसके मूलों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि इस बहुपद को हल करने पर, मतलब इसके दो शून्य होंगे, अधिकतम कितने शून्य होंगे? x की जितना घात रहेगी उतने शून्य होंगे। तो इसके दो शून्य होंगे, मतलब दो मूल होंगे। दो मूल कौन कौन से होंगे? हम मान ले रहे हैं कि एक अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा। ठीक है, और ये त्रिघात जो बहुपद है इसके तीन मूल होंगे, अधिकतम कितने मूल होंगे?
तीन मूल होंगे, एक को अल्फा मान रहे हैं, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा, अल्फा बीटा गामा। और जो चतुर्थ घात बहुपद है उसके मूलों की संख्या कितनी होगी? 4, अधिकतम 4 मूल होंगे और चारों को हम मान ले रहे हैं, एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है और अंतिम वाला डेल्टा है। अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो फ्रेंड्स हम अब बात करेंगे कि अल्फा बीटा और ए बी सी जो लिखा है इसके बीच क्या संबंध है, यही तो हमें देखना है कि मूल और गुणांक। तो गुणांक ये वाले आप हो गए ए बी सी और मूल क्या हो गए? अल्फा बीटा मान लिए। तो इनके बीच संबंध क्या होगा द्विघात समीकरण में, तो वही जानना है। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं संबंध की। तो जो हमारे मूल हैं उनका योग अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग, ये मूल है ना, तो मूलों का योग कितना होता है? -b/a। इसको याद रखना है। किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग कितना होता है? -b/a। -b/a का मतलब x का गुणांक अपान x² का गुणांक और ऋण लगा रहेगा। क्लियर है? ये तो योग हो गया। मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा? c/a। ये c है, नीचे a लिख देंगे। तो ये तो फार्मूला आपको याद रखना है। ये वाला है मूलों का योगफल और ये है गुणनफल, ये गुणनफल है, मूलों का गुणनफल। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए अब हम त्रिघात बहुपद में देख लेते हैं। इसके 3 मूल हमने माना है। अब उनका योग और उनका गुणनफल क्या होगा उसके लिए फार्मूला यहाँ पे देखेंगे। चलिए सबसे पहले योग देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 मूल हैं, तीनों का योग क्या हो जाएगा? -b/a। ये जो b है अपान a। क्लियर है? अच्छा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इनका योग मतलब 2 को एक साथ गुणा करके अगर योग करें तो कितना आ जाएगा? ये आएगा c/a। क्लियर फ्रेंड्स? याद रखिएगा, इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये तो योग हो गया। अब गुणनफल अल्फा बीटा गामा इक्वल टू d - d/a। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा त्रिघात बहुपद के लिए। ठीक है? क्लियर है? चलिए अब चतुर्घात बहुपद के लिए 4 मूल हैं, तो इनका योग देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू -b/a। ठीक है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा इक्वल टू c/a। याद रखिएगा, ये 2 लेकर कर लिए हम 2, अब 3, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा बीटा। ये योग मतलब 3 का एक साथ गुणा करके योग जब निकालेंगे तो कितना आएगा? -d/a। ऊपर -d है, नीचे a है। अच्छा, ये तो योग हो गया। अब गुणनफल अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, गुणनफल क्या होगा? ये गुणनफल होगा e/a। ठीक है फ्रेंड्स? e/a। चलिए ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। साथ में एक चीज़ और भी हम देख लेते हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी फ्रेंड्स आपको दोनों मूलों का योग और उनका गुणनफल मालूम रहता है और पूछा जाता है द्विघात बहुपद का समीकरण निकालिए। द्विघात बहुपद का समीकरण निकालने के लिए आपसे पूछ सकता है। तो द्विघात बहुपद का समीकरण कैसे निकालेंगे जब ये दोनों हमें योग और गुणनफल मालूम रहेगा तब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है आपका द्विघात बहुपद का समीकरण। बहुपद का समीकरण बराबर हो जाएगा कि
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये है समीकरण निकालने का फार्मूला। अगर अल्फ़ा बीटा का योग मालूम रहे तो यहाँ रख दीजिएगा, और बीटा गामा अल्फ़ा बीटा का गुणनफल मालूम रहे तो यहाँ पे रख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अच्छा इसी तरह हम देख लेते हैं इसका समीकरण कैसे निकालेंगे, त्रिघात वाला। तो ठीक है, चलिए इसका समीकरण हो जाएगा, समीकरण बराबर, अगर समीकरण निकालना है तब ये सब आपको मालूम रहे और आपको कहे कि इसको निकालिए तो कैसे करेंगे। इसका समीकरण हो जाएगा कि एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये लिखिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा इंटू यहाँ पे एक्स रहेगा, यहाँ पे एक्स रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ये आपका फार्मूला हो गया। मतलब ये तीनों चीज़ जो है यहाँ पे यूज होगा क्रम से, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, चलिए अच्छा इसका चतुर्थ घात का बहुपद अगर निकालना हो और आपको मालूम रहे ये सब दिया रहे तो कैसे निकालोगे, उसका समीकरण निकालना हो तो आप क्या करोगे, के इंटू क्या करेंगे बताइए, के इंटू एक्स पावर 4 माइनस ये वाला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स क्यूब, फिर प्लस करेंगे, यहाँ जगह नहीं हम इधर करते हैं, प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर। इसको लिख दीजिए यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर माइनस के साथ ये वाला 3 वाला लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा बीटा इंटू क्या हो जाएगा ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला है योग ज्ञात करने का, गुणनफल ज्ञात करने का और समीकरण निकालने का। ठीक है फ्रेंड्स, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम डायरेक्ट चलते हैं इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर कुछ प्रॉब्लम शो हो रहे हैं, उनको ध्यान से देखिएगा और आप देखेंगे कि इनका जो हल है आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है ये द्विघात बहुपद है, इसके मूल अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। इसके दो मूल अल्फ़ा और बीटा है तो मूलों का योग क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको आप हमने कहा था द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इससे आप तुलना करिए, तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ ए है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो a = 1 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए b की जगह यहाँ पे 1 है तो b = 1 आया और c = 1 है। ये कब आया, जब तुलना करेंगे तब। किससे किससे, इससे और इससे। ठीक है, तुलना करने पर, कहने का मतलब दिए गए बहुपद को ax² + bx + c से तुलना करने पर ये चीज़ हमको मिल जाएगा। चलिए जब तुलना कर दिए तो आपको निकालना क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा।
मतलब मूलों का योग। हमने अभी फार्मूला आपको बताया था कि मूलों का योग होता है -b/a। क्लियर है? ये फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद के मूलों का योग -b/a होता है। तो यहाँ पे b क्या है? 1, उसके साथ माइनस लगाइए और a क्या है? 1, इसका मतलब -1। यही आपका हल है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारा अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, एक बहुपद है kx² + 3x + k का एक मूल 2 है, मतलब इसका 2 हल हो सकता है, उसका एक हल 2 है, तो k का मान क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ये दूसरा देखिए, fx इक्वल टू दिया है, मतलब ये बहुपद इक्वल टू दिया है kx² + 3x + k। ठीक है, अब देखिए 2 जो है इसका एक मूल है, मतलब 2 इसमें रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, मतलब इसका मान 0 आ जाएगा जब आप यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे। ये 2 x की जगह रखेंगे, मूल होने का यही मतलब है कि उस मूल को x की जगह रखिए तो उस बहुपद का मान 0 हो जाए। ठीक है, तो अगर ये मूल है तो हम इसमें रखेंगे और बराबर 0 करेंगे, क्योंकि ये मूल है। ठीक है, चलिए चूंकि 2 बहुपद का मूल है, बहुपद का एक मूल है लिखा गया है। ठीक है, अतः जब एक मूल है तो अतः x, मतलब यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे 2 रखेंगे तो 0 आएगा। अब जहाँ जहाँ x है उसमें 2 रखिए और उसको 0 के बराबर करिए। इसका मतलब ये है कि आप x की जगह 2 रखिए, k × 2⁻²। यहाँ देखिए 2⁻² प्लस 3 × 2, x की जगह 2 रखे हैं, प्लस k = 0, क्योंकि 2 रखने पर ये 0 होगा क्योंकि ये मूल है। ठीक है, इसका मूल है तो जहाँ जहाँ x है 2 रखिए और उसको 0 के बराबर कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसको, तो हो गया 4k, 2 दूना 4 होगा, 4k प्लस 6 प्लस k = 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4k और 1k कितना हो गया? 5k, 5k बराबर -6। ये 6 उधर जाएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा और k = हो जाएगा -6/5। यही आपको निकालना था, यही आपका आंसर है, हमें k का मान निकालना था। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो अगला प्रॉब्लम है देखिए, बहुपद 2x² + 5x - 12 के मूल ज्ञात कीजिए तथा इनके मूलों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसका सत्यापन कीजिए। चलिए सबसे पहले इसका मूल निकालते हैं। तो हमारा है 2x² + 5x - 12। इसका मूल निकालने का मतलब है कि इसको हल करिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए इसको बराबर आप 0 कर दीजिए। ठीक है, अब आप 5 यहाँ पे देखिएगा, ये द्विघात समीकरण बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब हमें 5, ये जो 5 है, 5 के ऐसे 2 खंड करना है जो जोड़ने घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर कितना आ जाए, 12 दूना 24 -24 आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 2 ऐसे फैक्टर बताइए जिसको जोड़ने घटाने पर +5 आए और गुणा करने पर -24 आए। तो आपका हो जाएगा 8 और 3। ठीक है, 8 और 3, मतलब 8 में से जब 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा
और 8 में जब ऋण 3 से गुणा करेंगे तो ऋण 24 आ जाएगा। चलिए, तो आ गया 2x² प्लस 8x माइनस 3x ऋण 12 इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कामन देखिए क्या होगा, 2x कामन हो जाएगा इन दोनों में, तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 कामन ले लीजिए, -3 कामन ले लीजिए, तो यहाँ पे -3 कामन लेंगे तो x बचेगा और प्लस 4 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए x प्लस 4 दोनों में है तो इसको बाहर ले लीजिए, कामन ले लीजिए, तो क्या बचेगा x 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक एक करके एक बार इसको 0 कर देंगे, एक बार इसको कर देंगे तो x के 2 मान हमको मिल जाएंगे। जब इसको 0 आप करेंगे तो x इक्वल टू -4 आ जाएगा, और जब इसको 0 करेंगे आप तो आएगा x इक्वल टू 3/2। तो यही 2 मूल आपके हो जाएंगे, x के दोनों मान यही 2 मूल हो जाएंगे इस दिए गए समीकरण का। ठीक है, कहने का मतलब इसको अल्फा मान सकते हो, इसको बीटा मान सकते हो। अच्छा, ये आए कैसे एक बार समझ लो, एक बार इसको बराबर 0 रख देते हैं, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये जाए इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसी तरह से आता है, उसको करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। हमने मूल तो निकाल लिया है, अब इसका जो संबंध है उसको सत्यापन करिए, संबंध को सत्यापित करना है। तो संबंध क्या होता है, हमने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आता है, -b/a द्विघात समीकरण के लिए। तो यहाँ पे अल्फा -4 है और बीटा 3/2 है, तो यहाँ इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये सब मान रखिए, -4, ये सत्यापन हो रहा है आपका, हल तो निकल गया है, -4 प्लस 3/2। ठीक है, और -b कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए -b होगा -5, और a कितना होगा, ये वाला 2। चलिए, अगर इसको हल कर लेते हैं, -5/2 आएगा तो वो आपका सत्यापन हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे, 4 दूना 8, तो ऋण 8 धन 3/2, तो ऋण 8 धन 3 मतलब हो गया ऋण 5/2। ऋण 8 प्लस 3 का मतलब ऋण 5। बड़ी वाली में छोटी वाली को घटा दीजिए और बड़े वाले संख्या का चिन्ह लगा दीजिए, यही रूल होता है। तो ये देखिए ऋण 5/2 आना चाहिए था लेफ्ट में, और राइट में ऋण 5/2, तो दोनों तरफ बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये सत्य है, ये आपका जो संबंध है वो सत्य है। अब इसके बाद जो है संबंध अल्फा बीटा इक्वल टू c/a दिखाना है आपको। तो अल्फा है ऋण 4, बीटा है 3/2, और इधर कितना c का मान कितना है देखिए, -12/a का मान 2, तो 2 छंग 12, तो -6। तो इसको भी हल करने पर अगर -6 आ जाएगा तो ये सत्यापित हो जाएगा आपका। तो 2 दूनों 4, 3 दूनों 6, ये भी -6 आ गया, तो -6 इक्वल टू -6, इसका मतलब वेरीफाई हो गया कि जो मूलों का संबंध है वो सत्यापित हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। चलते हैं अगला हल देख लेते हैं। आपका जो है हमारा अगला जो क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके मूलों का योग 8 है और गुणनफल 12 है। तो हमने आपको बताया था द्विघात बहुपद का समीकरण का मतलब ज्ञात करने के लिए जब मूलों का योग दिया हो और उनका गुणनफल दिया हो। तो फार्मूला क्या था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, यही है, f(x) बराबर यही होता है। और यहाँ हमने k भी लिखा था, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये k जो है स्वैच्छिक होता है, ये कोई भी अंक हो सकता है, स्वैच्छिक मान है, इसका मान एक नियत मान हो सकता है। ठीक है, ये एक नियतांक है, स्वैच्छिक नियतांक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अगर चाहें तो ना भी ले सकते हैं, ये स्वैच्छिक है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये देखिए योग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 8 है, तो 8x और अल्फ़ा बीटा का मान 12 है प्लस 12, तो यही आपका समीकरण हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर के भी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगले हमारे जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है आपके एक्सरसाइज में हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है, उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 5 को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए इसको, सॉल्यूशन 5। यदि अल्फा बीटा गामा इस बहुपद 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 16 के मूल हैं, तो अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा का मान क्या होगा, मतलब मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि द्विघात ये 3 है यहाँ पे, त्रिघात बहुपद में मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने बताया था कि त्रिघात बहुपद है तो उसके मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल टू आता है d/a। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस d/a, ये फार्मूला होता है त्रिघात बहुपद के मूलों का गुणनफल। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले ये वाला यहाँ पे नोट करिए, 2x³ यहीं पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, त्रिघात बहुपद का हमने जो व्यापक रूप वहाँ पे लिखा था आपको बताते समय, उसको ज़रा ध्यान से देखिए। हमें ये चीज़ निकालना है, उसमें d का मान चाहिए, उसमें a का मान चाहिए। तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप है या व्यापक रूप है। तो इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, इसकी आप तुलना करिए। ये जो बहुपद हमें दिया गया है और ये जो व्यापक रूप है, इसकी तुलना करिए आप। तो a का मान 2 आ जाएगा, b का मान 1 आ जाएगा, c का मान -13 आएगा और d का मान 16 आएगा। तो यहाँ पे आप रख दीजिए। d का मान कितना आया है देखिए, ये लास्ट वाला जो बिना चर के लिखा गया है अचर पद, उसी को d कहा जाता है। तो आया है 16, तो ये हो गया -16 बटे a। ये क्या है, ये देखिए a का मान 2 है। तुलना करने पर a b c d का मान आपको मिल जाएगा और इसमें आप रखेंगे, तो ये 2 हो गया, तो -16 बटे 2 आ गया -8। तो यही आपका आंसर हो गया कि मूलों का गुणनफल -8 होगा। क्लियर है। चलिए अब हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि एक त्रिघात बहुपद दिया है जो लिखा है कि x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक मूल -1 है, तो अन्य मूलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा है गलत। अन्य मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, अन्य मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बहुपद का एक मूल -1 है, तो अन्य मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको आप लिख दीजिए और इसको हम लिखते हैं x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसका एक मूल क्या है, -1, मतलब x बराबर -1, एक मूल हमें मालूम है। x बराबर x की वैल्यू निकालेंगे तो वही मूल होंगे, तो एक वैल्यू -1 है, तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो x प्लस 1, इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो x प्लस 1 है इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, तो हम इससे x प्लस 1 से इसमें भाग दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब x प्लस 1 से भाग देने पर, तो x प्लस 1
भाग दीजिएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर चला जाएगा। देखिए एक्स पावर 3 लाना है, हमारे पास एक्स है तो एक्स पावर 2 कर देंगे। अब एक्स पावर 2 से इसमें गुणा करके यहाँ लिखेंगे तो हो गया एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब घटाएंगे इसको तो ये प्लस चिन्ह है तो इसका माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बंद कर दो सब लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हम यहाँ से bx नीचे उतार लेंगे इसको। अब देखिए x माइनस 1 है, आपको चाहिए कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, प्लस इतना तो लिखना पड़ेगा a माइनस 1 और उसके साथ साथ x भी लिखना पड़ेगा क्योंकि x करेंगे गुणा तब एक्स स्क्वायर होगा। तो हो गया ये a माइनस 1 एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, ये एक में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका a माइनस 1 एक्स। ठीक है, चलिए घटाइए तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये दोनों कट जाएंगे और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस a प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, b माइनस a प्लस 1, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस 1 प्लस हो जाएगा और इसको c को यहाँ उतार लेते हैं। ठीक है, अब क्या कितनी बार जाएगा, इतनी बार तो यहाँ जाना ही पड़ेगा इसको, b माइनस a प्लस 1 ये जाएगा। ठीक है, इतनी बार जाएगा तो इससे जब x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा b माइनस a प्लस 1 इंटू एक्स और उसके साथ साथ एक से यहाँ गुणा होगा तो ये हो जाएगा कितना, b माइनस a प्लस 1 इतना हो जाएगा। क्लियर है, इसका गुणा x में करेंगे तो ये वाला आ जाएगा और इसका गुणा 1 में करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो ये माइनस हो गया, माइनस ये दोनों कट गए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये आया आपका c माइनस b प्लस a माइनस 1। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इतना आ गया आपका ये। ठीक है, और अब आप ये ध्यान रखिए कि एक मूल जब -1 है तो इस बहुपद में x की जगह जब -1 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। जब x की जगह एक मूल -1 है तो इसका मतलब ये है कि x जहाँ जहाँ है वहाँ पे -1 रखेंगे तो इसका मान 0 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -1 यहाँ रखिए x की जगह, तो -1 घाते 3 करेंगे तो -1 आएगा, फिर -1 यहाँ पे रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा तो यहाँ पे a आ जाएगा, फिर -1 यहाँ पे रखिए तो -b आ जाएगा और ये c, और इसका मान आ जाएगा 0 क्योंकि ये मूल है तो मूल बहुपद में रखा जाएगा तो उसका मान 0 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स -1 प्लस a माइनस b प्लस c का मान 0 हो गया। और ये वाला देखिए आप जो शेषफल आया है, -1 यहाँ पे है तो ये -1 है, फिर प्लस ये है, -b ये है और प्लस c ये है। तो फ्रेंड्स इसका मान क्या हो जाएगा, 0। इसका मान क्या हो जाएगा, 0, मतलब शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो गया तो इसका मतलब है कि एक गुणनखंड तो ये था, मतलब एक मूल यहाँ से आया था और दूसरा जो मूल आएगा
ये आएगा, मतलब ये द्विघात बहुपद बनेगा, ठीक है, ये द्विघात बहुपद बनेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा अन्य मूलों का गुणनफल। तो अन्य दो एक मूल ये हो गया, अन्य दो मूल जो होंगे उनका गुणनफल यही होगा, यही आपका आंसर होगा। आप लिखेंगे कि त्रिघात समीकरण के अन्य दो मूलों का गुणनफल ये होगा। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, प्रॉब्लम नंबर 7। इसमें लिखा है कि एक बहुपद 2x³ - x² - 5x - 2 के दो मूल -1 + 2 है, तीसरा मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए दो मूल हमें मालूम है और तीसरा मूल हमको ज्ञात करना है। देखिए, इसको ज्ञात करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम आपको सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, तीसरा मूल कैसे निकालोगे। ठीक है, चलिए, जब त्रिघात समीकरण दिया रहता है तो उसके मूलों का योग क्या होता है आपको मालूम होगा। त्रिघात समीकरण के त्रिघात बहुपद के मूलों का योग हमने लिखा था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। आपको ध्यान होगा, मैंने यही लिखा था। क्लियर है? चलिए, आपको मालूम होगा कि ये त्रिघात बहुपद के मूलों का योग इतना होता है, जिसमें से कि हमें पहला मूल -1 मतलब अल्फा की जगह है -1, बीटा की जगह क्या है 2, और गामा नहीं मालूम है, यही निकालना है। ठीक है, और इधर है -b/a। अब फ्रेंड्स, इसको आप तुलना करिए किससे, अभी ये वाला हमने लिखा है ना, इसी से तुलना करिए। तो a का मान a हो गया ax³ + bx² + cx + d। तो यहाँ पे हमें चाहिए b और a, तो b = हो गया -1। ये माइनस पहले लगा है और b की जगह -1। ठीक है, यहाँ देखिए x² का गुणांक b है, x² गुणांक -1 है, और a क्या है, a है 2, तो ये आ गया 1/2, -1/2। और इधर देखिए 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगी इधर, 1 + गामा = 1/2। तो फ्रेंड्स, गामा = क्या होगा, 1/2 - 1 = -1/2। तो यही आपका गामा का मान है, मतलब तीसरा मूल यही है। ठीक है, इसी से आपका आंसर लिखा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आपको तीसरा मूल मिल गया। क्लियर है? चलिए, अब हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। फ्रेंड्स, जो हमारा 8वां प्रॉब्लम है उसको देखिएगा जरा आप। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जांचिए कि x² - 3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं विभाजन एल्गोरिथम क्या है, मतलब विभाज्यता का नियम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है, हम 10 मान ले रहे हैं, इसको 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 × 3 = 9, हासिल कितना और शेषफल कितना आया 1। तो फ्रेंड्स, विभाज्यता का नियम ये कहता है, अच्छा ये क्या है, भाजक, ये क्या है, भाज्य, और ये क्या है, भागफल, ये क्या है, शेषफल। ठीक है, मतलब ये डिवीजर है, ये डिविडेंड है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विभाज्यता का क्या नियम है, डिवीजन एल्गोरिथम का क्या नियम है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कहने
कहने का मतलब 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 10, तो यही भाज्य हो जाएगा। मतलब भाज्य कैसे मिलेगा, भाजक गुणे भागफल कर लेंगे, उसमें शेष को जोड़ देंगे तो हमारा भाज्य मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यही है डिवीजन एल्गोरिथम में। इसी का प्रयोग करके हमें बताना है कि अगर इसमें इससे भाग दिया जाए तो शेषफल 0 आ जाएगा, तो हमारा ये गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम भाग देते हैं इसको। हम इसमें इससे भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, इसमें भाग दे देंगे x स्क्वायर माइनस 3 से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम भाग दे रहे हैं इसमें, देखिएगा x स्क्वायर है, x पावर 4 आना चाहिए और उसके साथ 2 भी आना चाहिए, यहाँ 2 लिख लेंगे और x स्क्वायर लिख लेंगे क्योंकto x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके x पावर 4 होगा, तो यह हो गया 2x पावर 4 और 3 में गुणा करिए तो माइनस 3x 3 दूना 6x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, ये x स्क्वायर में आ रहा है आपका, तो माइनस 6x स्क्वायर, x स्क्वायर के नीचे इसको हम लिखेंगे। ये देखिए माइनस हो गया, प्लस हो गया, दोनों कट गए, तो आपका आ गया 3x क्यूब ये वाला, और ये देखिए 6 में से ये प्लस हो जाएगा घटाते समय, 6 में से 2 जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, और चलिए इसके साथ हम इसको भी लिख सकते हैं, हम लिख ले रहे हैं माइनस 9x, हो सकता है काम पड़ जाए। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, x क्यूब आना है, तो पहली बात तो x आएगा, उसके साथ साथ 3 भी आ जाएगा, तभी यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, चलिए तो हो गया 3x स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर और x, और ये जाएगा 3 तिहाई 9x माइनस 9x हो जाएगा, माइनस 9x। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए। अब यहाँ देखिए 4x स्क्वायर, ये माइनस 12 भी बचा है, इसको तो हम यहाँ उतार लिए थे, माइनस 12 बचा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना जाएगा, हाँ बताइए। पहली बात तो x स्क्वायर आना चाहिए, हमारे पास x स्क्वायर है, केवल 4 नहीं है, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे, 4 से गुणा करिए, 4x स्क्वायर माइनस 12, देखिए ये सब कट जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर माइनस 3 इसका एक गुणनखंड है। क्लियर है फ्रेंड्स, इतना गुणे इतना करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा, ये विभाज्यता के नियम से हमने सिद्ध कर दिया कि ये गुणनखंड है। क्लियर है, चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। प्रॉब्लम नंबर 9, इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा कि बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है x पावर 4, लास्ट में ये आपका 21 है, ये मीठा है, x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 21 में क्या घटाएं कि प्राप्त बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से विभाजित हो जाए। फ्रेंड्स इसमें भी कुछ नहीं करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताना है कि इसमें से क्या चीज़ घटा दें कि इससे भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए। मतलब विभाजित होने का मतलब है पूरी तरह से विभाजित हो जाए, पूरी तरह से विभाजित होने का मतलब है कि ये भाग देने पर जो शेषफल आए वो 0 आ जाए। तो हम क्या घटाना है, अब आपको वही ध्यान देना है, आपको प्रोसेस बता दे रहे हैं कि इसको लिखिए, और जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिवाइड किया था डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, उसी तरह इसमें इससे भाग दीजिए।
आप देखेंगे कि लास्ट में जीरो, उसका शेषफल जीरो नहीं आएगा और कुछ संख्या आएगी, कुछ मतलब बचा रह जाएगा। अगर वही चीज़ ना आता तो ये इसका गुणनखंड हो जाता। तो हम क्या काम करेंगे, यही चीज़ जो शेषफल आएगा उसी को इसमें से अगर घटा देते, मतलब वो शेषफल ना आता, तब ये इसका गुणनखंड हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब आपका उत्तर क्या होगा, जो शेषफल आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। कैसे उत्तर होगा कि उसको, उस संख्या को, उस शेषफल को अगर इसमें से घटा देते तो शेषफल बिल्कुल न बचता। अगर बिल्कुल न बचता तो मतलब जीरो हो जाता। अगर जीरो हो जाता तो इसका गुणनखंड ये बन जाता। चलिए देख लेते हैं। x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13 x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 21। चलिए फ्रेंड्स भाग देते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x, इसमें जो शेष आएगा वही इसका उत्तर होगा, अभी से हम बता दे रहे हैं। ठीक है, प्लस 3। चलिए कितना बार जाएगा आप ध्यान दीजिएगा। पहली बार तो x स्क्वायर जाएगा तो x पावर 4 हो जाएगा, और ये माइनस 4x क्यूब और 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये कट गया, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो ये 4 2 6x क्यूब हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 13 3 16x स्क्वायर, ये माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस 12x, इसको ये वाला उतार लो। चलिए अब कितनी बार जाएगा, 6x जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर है, x क्यूब है, तो आज गुणा करेंगे तो ये आएगा 6x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर और 6 3 18x, 6 3 18x, इसको साइड ले दीजिए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो 6 3 18x। ठीक है फ्रेंड्स, ये कट गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो 24 में 16 जाएगा तो 8x स्क्वायर बचेगा। प्लस माइनस है तो प्लस वाले में से माइनस वाले को घटाएंगे, बड़े वाले के चिन्ह लगाएंगे, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले घटा के बड़े वाले के चिन्ह यहाँ लगेगा तो प्लस रहेगा। ये माइनस 30x, 18 12 30x, और इसको आप 21 लिख दीजिए। ठीक है, ये बचा था, यहाँ लिख दिए। कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स बताइएगा। पहली बात तो 8 जाएगा, क्योंकि 8 यहाँ पे आना है, यहाँ पे 8 नहीं है, इसलिए यहाँ 8 लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कुछ नहीं, क्योंकि x स्क्वायर है तो x स्क्वायर यहाँ भी आना है, तो हो गया 8x स्क्वायर, 8 4 32x माइनस 32x और प्लस 24। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये कट गया, क्लियर है, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, 32 में 30 गए 2x और माइनस 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए शेषफल यही हो गया, कितना हो गया शेषफल। अगर ये शेषफल 0 आया होता तो हम कह देते कि ये इस बहुपद का गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए अगर इसको गुणनखंड होना है तो इस संख्या को इसमें से घटा के पहले से निकाल देना पड़ेगा, जिससे कि शेषफल 0 आ जाए। तो अतः बहुपद से 2x माइनस 3 घटाने पर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, या बहुपद से, या दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, या आप लिख सकते हो दिए गए बहुपद को विभाजित करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ये सवाल सॉल्व हो गया।
फ्रेंड्स, आपके एक्सरसाइज में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हर टाइप के प्रश्नों को हमने यहाँ पे लिया था और आप देख रहे थे कि बहुत ही अच्छे से उनका सलूशन निकल गया। इस तरह से आपका जो चैप्टर है बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल यहीं पे क्लोज होता है। आशा करते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़े होंगे और अच्छे से समझे होंगे, और अगर अच्छे से समझे हैं तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स आपसे बहुत ही विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल टैलेंट्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।